लास्ट क्लास हम लोगों ने बैंक की रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को हमने समझा था कि ये बीआरएस है क्या। तो उसी के रिस्पेक्ट में हमने बताया था आपको कि जब भी कोई बिजनेस एंटिटीज बैंक में अकाउंट ओपन करवाती है विच इज रिक्वायर्ड कंपल्सरी है, क्योंकि बिजनेस में आज के दिन में स्पेशली गवर्नमेंट कहती है हमारे कि बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन होने चाहिए वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होने चाहिए। तो सभी बिजनेस एंटिटी का कोई ना कोई एक आपका बैंक अकाउंट जरूर मेंटेन होता है जो करंट अकाउंट के रूप में मेंटेन होता है। जैसे ही बैंक अकाउंट मेंटेन हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं वो दो तरह के बुक्स, एक कैश बुक और दूसरा क्या होता है, पासबुक। कैश बुक विच इज मेंटेन बाय द बिजनेसमैन हिमसेल्फ, लेकिन दूसरी तरफ पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है, तो पासबुक बैंक मेंटेन कर रही है। हमने उसको प्रॉपर वे में बताया था कि नॉर्मली कैश बुक एक बैंक अकाउंट का लेजर है या कैश बुक का एक बैंक कॉलम है। जब भी बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होंगे वो उस कैश बुक में जरूर रिकॉर्ड होंगे। रिकॉर्ड करने का वही नॉर्मल जर्नल एंट्रीज, उसके थ्रू हमने सारी चीजें को प्रूफ किया था। दूसरी तरफ बैंक जो पासबुक मेंटेन कर रही है वो एक कस्टमर का अकाउंट है। तो कस्टमर जब भी बैंक से ट्रांजेक्शन्स करता है, चाहे वो पैसे डिपॉजिट करेगा, विड्रॉ करेगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट अलाउ होगा, तो उस पासबुक में रिकॉर्ड होगा। बैंक अपने हिसाब से एंट्रीज बनाएगी और उसी में हमने देखा था कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस जितना आ रहा है उतना ही पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा। एंड वाइस वर्सा कि यदि हमारा कैश बुक क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो पासबुक हमारा डेबिट बैलेंस शो करेगा, बट अमाउंट दोनों का सेम होगा। ये एक नॉर्मल सिनेरियो दिखना चाहिए, लेकिन हमने देखा था कि समटाइम्स इन दोनों का अमाउंट मैच नहीं करता। और उसके रीजंस को हमने ओवरऑल 3 पॉइंट पे फोकस किया था कि सबसे पहला मेन पॉइंट है हमारा टाइमिंग डिफरेंस, कि कई ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं कि कैशबुक ने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको रिकॉर्ड किया, पासबुक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, और उस टाइम डिफरेंस के कारण दोनों के अमाउंट मिसमैच हो रहे हैं। सेकेंड रीजन था कि भाई सारी चीजें मेंटेन होती हैं, ह्यूमन एक टेंडेंसी होती है, कुछ एरर्स हो जाते हैं हमारे, तो इसीलिए कुछ एरर हुआ। एरर अगर कैशबुक करता है तब भी मिसमैच होगा, और एरर अगर पासबुक करता है तब भी मिसमैच होगा। यहां तक हमारी कहानी हुई थी, और इसी के रिस्पेक्ट में हमने कहा था कि जब दोनों का अकाउंट यानी कैशबुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता तो उसी को रिकॉन्साइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, एंड सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बताइए बेटा, यहां तक की कहानी सबको समझ आई है? चलिए उस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उससे पहले यह ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कैशबुक है उस कैशबुक का बैलेंस दो तरह का हो सकता है। साथ में नोट भी करते रहेंगे, लिखना हाथ से और समझना दिमाग से है। ठीक, या तो हो सकता है डेबिट बैलेंस, या हो सकता है क्रेडिट बैलेंस। कैशबुक का बैलेंस या तो वो डेबिट बैलेंस हो सकता है या वो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो ध्यान रखें, अगर कैशबुक का बैलेंस हमारा डेबिट दिख रहा है तो कैशबुक का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब समझिए कि खाते में पैसा जमा है। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है, यानी ये प्लस में है हमारा वैल्यू। बट वाइस वर्सा, अगर कैशबुक का बैलेंस क्रेडिट है तो इसका मतलब है कि ओवरड्राफ्टिंग हो रहा है, माइनस में चल रहे हैं हम, तो ये हमारा अनफेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस, जो कि माइनस में है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखेंगे कि यदि बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट दे
तो समझ जाएगा कि वो प्लस आइटम है, वो फेवरेबल बैलेंस है, खाते में पैसा है हमारे पास। और प्रैक्टिकली भी कोरिलेट कीजिएगा कि आपका कैशबुक अगर डेबिट बैलेंस बता रहा है तो इसका मतलब है कि बैंक में मेरा पैसा जमा है। लेकिन अगर कैशबुक क्रेडिट बैलेंस बता रहा है तो उल्टा आप बैंक से लोन ले रखे हो, जिसको हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं, कि वो आपका उल्टा लोन चल रहा है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, वो माइनस में चल रहा है वो। और अगर ये बात क्लियर है तो दूसरे तरफ अगर हम पासबुक की बात करें तो पासबुक में बताइए, यहां पे भी दो बैलेंस, डेबिट बैलेंस और दूसरी तरफ क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस और दूसरा क्रेडिट बैलेंस। तो बताइए बेटा, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस हुआ तो फेवरेबल क्या अनफेवरेबल? वेरी गुड। कि बताइए कैशबुक का डेबिट फेवरेबल है तो ठीक उल्टा चल रहा है ये। तो अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब है कि वो अनफेवरेबल है, इसका मतलब माइनस में चल रहा है वो। और अगर पासबुक क्रेडिट बैलेंस है तो ये आपके लिए फेवरेबल है, यानी वो प्लस में। इसका इंपॉर्टेंस तब होगा जब हम बीआरएस यानी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो फिर जो हमारे पास बैलेंस होगा, तो अमाउंट ही केवल मैटर नहीं करता, अमाउंट के साथ साथ उसका साइड भी चेक करना होता है। कि अगर वो बोलेगा कि हम बैलेंस एज पर कैश बुक 5,000 रुपीज, तो 5,000 आप पता करो डेबिट या क्रेडिट। क्योंकि डेबिट है इसका मतलब खाता में जमा है, और क्रेडिट है तो उल्टा ओवरड्राफ्ट हो रखा है, तो एकदम से आंसर चेंज होगा आपका। तो इसीलिए साइड आपको हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो ये नहीं बता रहा है, सिर्फ बता रहा बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा 5,000 है, ये क्लियर नहीं करा है कि डेबिट या क्रेडिट, तो थोड़ा हम पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं, तो इसका मतलब पक्का है कि वो डेबिट होगा, जमा होगा वो। ठीक, अदरवाइज वो साइड जरूर क्लियर करेगा आपका। ठीक, चलिए आज हम फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे। जो हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो आपका तैयार होगा वो एज ऑन किसी न किसी सर्टेन डेट को तैयार होता है। और ये दो तरीके का हो सकता है। केस वन, when the balance as per cash book, the balance as per cash book taken as starting point। यानी हम कैशबुक के बैलेंस से हम शुरू करेंगे कहानी को, स्टार्टिंग पॉइंट शुरू में रखेंगे, फॉर्मेट में अभी और ज्यादा क्लियर होगा। या दूसरा केस हो सकता है हमारा केस टू, when balance as per passbook, balance as per passbook taken as starting point। डिपेंड करता है कि आपके इंफॉर्मेशन कैसे हैं। हो सकता है कि कैशबुक का बैलेंस बताए तो कहानी की शुरुआत में कैशबुक के बैलेंस से करनी होगी,
और हो सकता है कि पासबुक का बैलेंस बताए तो पासबुक से कहानी शुरू करनी होगी। तो दोनों का हम अलग अलग फॉर्मेट अभी चेक करने वाले हैं। ये किसी सर्टेन डेट को बनाया जाता है, इसीलिए हमने यहां लिखा कि जो बीआरएस तैयार होगा एज ऑन सर्टेन डेट। हो गया, नोट कर लिया। चलिए एक एक केस करके हम लोग चेक करेंगे। आइए, फर्स्ट केस 1, when balance as per cash book, when balance as per cash book taken as starting point। देखिए इसका हम चेक कर रहे हैं फॉर्मेट। हम हेडिंग डालते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट, जो भी डेट दिया हो वो डेट, दो कॉलम हमारे अमाउंट के लिए रहेगा, पर्टिकुलर्स एक अमाउंट रहता है हमारा प्लस आइटम, और एक रहता है हमारा माइनस आइटम। ठीक है, अब आइए देखिए हमारा जो केस है वो क्या है। उन्होंने बोला है कि कैश बुक को हमें स्टार्टिंग पॉइंट रखना है। इसका मतलब आपका जो भी इंफॉर्मेशन गुमन होगा वो कैश बुक का बैलेंस बता रहा होगा। ठीक, तो देखिए अभी मैं ले रहा हूं, अगर कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट, तो सबसे पहला लाइन उसी का बैलेंस बताएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो स्टार्टिंग करें, कुछ ना तो अपने फेवरेबल से हम शुरू कर रहे हैं। यहां पे दिया होगा डेबिट। अब जैसे ही डेबिट दिया तो आप बताओ ये अमाउंट मेरा प्लस में जाना चाहिए माइनस में जाना चाहिए। वेरी गुड, अभी हमने देखा कि वो हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल का मतलब है वो प्लस में आने वाला है, तो जो भी अमाउंट दिया होगा वो यहां पे लिखना प्लस आइटम में। और उस केस का कहना यह है कि भाई ये पासबुक से मैच नहीं कर रहा। तो बोला क्यों नहीं मैच कर रहा, तो उसके वो डिफरेंसेस के कुछ कारण रीजंस वो देंगे। वो रीजन उन्हीं तीनों में से किसी बेस पे होगा। अब आइए हम आपके सामने एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ रीजन रखेंगे, पर उस रीजन रखने से पहले हम जो बीआरएस तैयार करते हैं उसमें आपका माइंडसेट क्या काम करना चाहिए वो समझिए। कि अभी हम लेके चल रहे हैं कैशबुक को स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आप कैशबुक को स्टार्टिंग पॉइंट लेते हो तो डिफरेंसेस के जो भी रीजन है, रीजन में हो सकता है कि गलती किसी की ना हो, टाइम डिफरेंस हो सकता है गलती कैशबुक की हो, या हो सकता है गलती पासबुक की हो। लेकिन कहता है इन तीनों केस में
बीआरएस तैयार करते समय आप मान के चलना कि गलत कैश बुक तुम हो, हमको तुमको ठीक करना है। कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे लाइन पे पूरा फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपको जेन्युइनली वो केस में दिक्कत हुआ, देखने में लगा अरे इसमें तो क्लियरली पासबुक गलत किया है, 5,000 का 50,000 लिखा है, वटेवर जो भी हो, क्लियरली दिख रहा है कि पासबुक गलत किया है, लेकिन आप अभी बीआरएस बना रहे हो, रिकॉन्साइल करके हमें मैच करना है। आप अगर दोनों पांव पे अगर हाँ कि पासबुक गलत है तो पासबुक को ठीक करो, नहीं, हमारे हाथ में तो कैश बुक है। तो इसीलिए चाहे रीजन टाइमिंग डिफरेंस हो, चाहे रीजन कैश बुक का एरर हो, चाहे रीजन पासबुक का एरर हो, आप रिकॉन्साइल करते समय स्टार्टिंग पॉइंट किसको रखे हो, कैश बुक को रखे हो, तो गलत कैश बुक तुम हो और तुम्हारे अकॉर्डिंग हम ठीक करेंगे। ये सोच के चल रहा है, समझ आ रही है बात कि हर डिफरेंसेस का रीजन पॉइंट जो भी हो, हम उसको रिकॉन्साइल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मानेंगे कैश बुक तुम्ही को हमको ठीक करना है, तुम्ही को हमें एडजस्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम रिकॉन्साइल करेंगे, फिर जाके वो हमारे पासबुक से मैच करेगा। जैसे अब कुछ पॉइंट हम आपके सामने रखेंगे कि डिफरेंसेस के रीजन में इंफॉर्मेशन में दे रहा है कि भाई कुछ चेक इशूड हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक एक पॉइंट पे थोड़ा हम लोग डिस्कस भी करेंगे। इनका कहना है चेक इशूड हुआ है लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। अब थोड़ा प्रैक्टिकली हम कहें ना, वैसे भी 11th में ही जब ये चैप्टर आता उस समय मैं सब बच्चों को एक प्रोजेक्ट वर्क देता हूं कि एक अकाउंट जरूर बैंक में मेंटेन कीजिए, खुद से जाइए खुलवाइए। एक बैंक अकाउंट सबका, सेविंग अकाउंट नॉर्मली आप लोग ओपन करवा सकते हैं, एक बैंक अकाउंट जरूर ओपन, बहुत कुछ प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है। तो अभी तो आप लोग फाउंडेशन लेवल पे आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से सबका कोई ना कोई बैंक अकाउंट होगा। अभी भी अगर नहीं है तो एक अकाउंट जरूर खोलो, बैंक अकाउंट जरूर खोलो। ये आपका समझो कि कॉमर्स की दुनिया में है और हम बैंक को ना संभाल पाए, ना समझ पाए, तो फिर ये तो किताबी कीड़ा बन के रह जाइएगा। प्रैक्टिकली आप लोग को तैयार होकर चलना है, तो एक बैंक अकाउंट सब जरूर या तो है मेंटेन, वेरी गुड, नहीं है तो जाके खुद से। अब ऐसा नहीं पापा को बोल दिए जाके पापा मेरा अकाउंट ओपन करवा दीजिए, नो, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, आपको खुद जाना। और जो हेल्प है वहां पे सब कुछ अवेलेबल है, आप मैनेजर के केबिन तक जा सकते हैं, और भी बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, आप उनसे इंस्ट्रक्शन को लो, आप जो भी होगा फॉलो करो कि हाँ हमें अकाउंट ओपन करवाना है, बताइए हमारा प्रोसेस क्या है, क्या करना है, समझो जाके चीजों को। तो आप अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये वो चेकबुक देगा। आप चेक इशू करते हो तो उसको प्रैक्टिकली समझिए। जैसे लास्ट क्लास भी हमने वो एग्जांपल लिया था कि आप मेरे को फी पे कर रहे हो, तो फीस पे करने के लिए आपने चेक इशू किया, तो चेक इशू किया तो बताइए जैसे चेक इशू होगा आप अपने कैश बुक में पैसा कम कर लोगे ना, कि भाई मेरे पैसे गए, हम तो सर को पे कर दिया, हमने चेक इशू कर दिया तो उतना पैसा कम कर दिया। लेकिन कहा बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो चेक अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि मेरे जेब में ही है, अभी बैंक के पास पहुंचा ही नहीं है। तो बताइए बैंक के पास पहुंचेगा तब ना बैंक उसमें उसको एंट्री करेगी, उसको क्लियर करेगी, तो बैंक का पैसा कम होगा। तो बताइए आपका कैश बुक घट जाएगा और पासबुक नहीं घटेगा। ये बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यदि केस है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसको आप कोरिलेट कीजिए कि इसका मतलब चेक इशू किया तो कैश बुक घट गया। छोड़ो डेबिट क्रेडिट, प्लस माइनस केवल सोचो कि चेक इशू किया तो मेरा कैश बुक घट गया, लेकिन पासबुक अभी तक वहां प्रेजेंट होगा तब ना घटेगा, तो पासबुक घटाने ही है। अब बताओ कैश बुक ने कोई गलती की क्या? भाई चेक इशू किया, हमने अपना रिकॉर्ड कर लिया, वो तो टाइमिंग डिफरेंस है, फिर भी हम क्या बोलेंगे, गलत तुम हो, क्यों घटाया, चलो प्लस करो। समझ आ रही है बात? तो रिकॉन्सिलेशन में बताइए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। यहां पे लिखा, एक एक पॉइंट को समझिएगा और कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो बताइएगा आप हमें। तो केस है डिफरेंसेस के रीजन में दिया हुआ इंफॉर्मेशन में कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो बीआरएस तैयार करते समय आप क्या कीजिए, उसको प्लस कर दीजिए।
फिर आइए, फिर केस ये यहां से फर्स्ट सेकेंड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not yet credited. तो थोड़ा थोड़ा मैं वर्डिंग्स भी ऐसा चिपका रहा हूं कि वर्ड का टेक्निकल मीनिंग आपका क्लियर होता जाए। कि अभी हमने कहा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका मतलब बताइए आपने चेक को क्या किया, बैंक में जमा किया, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। अब यहां पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता, सर ये क्रेडिट करने का मतलब क्या? तो लास्ट क्लास आपको याद है कि हमने बताया था क्रेडिट का मतलब होता है डिपॉजिट, पैसा बढ़ेगा खाता में। और पासबुक की पॉइंट ऑफ व्यू से, हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। और आप देखिएगा अगर आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, कभी पैसा जमा करा के देखना, लिखा आएगा, मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ इतना रुपया। आज आता है ना, तो इसका मतलब क्यों आता है क्रेडिटेड, तो वो आप देख लीजिए भाई, नॉर्मल एंट्री के बेस पे हम बात कर रहे हैं। तो हमेशा पैसा डिपॉजिट करोगे तो क्रेडिटेड, और विड्रॉल करेगो तो डेबिटेड। कभी भी पैसा चेक काट के होगा तो पैसा कटेगा ना, तो बोलेगा योर अकाउंट इज डेबिटेड। तो आप अगर आपके पास कोई मैसेज आए योर अकाउंट इज डेबिटेड, तो समझ जाना कि आपका पैसा घट गया, विड्रॉ हो गया। और अगर आपका मैसेज आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो समझ जाएगा पैसा बढ़ा है हमारा। तो देखो यहां चेक डिपॉजिट हुआ, तो डिपॉजिट होने के बेस पे पासबुक को क्रेडिट करके बढ़ाना चाहिए था पैसा, लेकिन ये अभी तक नहीं बढ़ा भाई। टाइमिंग डिफरेंस है, प्रोसेस, क्लियरिंग प्रोसेस में टाइम वाइम लगता है। उस बीच में हमारा, हमने तो कैश बुक जैसे ही डिपॉजिट हुआ हमने लिख दिया, हाँ आ गया पैसा। जैसे आपने मेरे को चेक दिया, उस चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक में डिपॉजिट किया तो मैं अपने पास जो बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, बताओ उसमें तो प्लस कर दूंगा ना, कि मेरे खाते में जितना पैसा होगा भैया वो चेक वाला पैसा बढ़ गया हमारा। लेकिन बैंक अपने प्रोसेसिंग टाइम के कारण अभी तक वो उसको क्रेडिट किया ही नहीं है, तो फर्क आ गया। फिर देखो, अब इस केस में सबसे पहले बताओ कैश बुक कहीं गलत है क्या? टाइमिंग डिफरेंस जो भी हो, डिले कर रहा है कौन? पासबुक। तुम गलत हो, जल्दी करो, वटेवर जो भी हो। लेकिन बताइए, हमने कहा बीआरएस बनेगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कैश बुक तुम्ही को गलत मानना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ठीक करना पड़ेगा। ये जिसके दिमाग में सेट कर गया, बीआरएस वहीं खत्म। तकलीफ क्या होती है कि बच्चा एकदम से कहते हैं ना कि ईमानदार छवि का हो जाता है, न्यूट्रल होके जज बन जाता है कि नहीं सर ऐसा कैसे होगा, अगर गलत पासबुक है हम क्यों कैशबुक को सजा दें। यहां कोई सजा देने वाली बात नहीं है, यहां रिकॉन्साइल करने का मामला है। ठीक, हम ना पासबुक बना रहे हैं अभी, ना हम कैशबुक बना रहे हैं, दोनों बुक अलग अलग है। हम ना कैशबुक में कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं ना पासबुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम तो दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो स्टेटमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसी को आधार मान के उसी को गलत मानना पड़ेगा। तो वही यहां पे कि अगर पासबुक में क्रेडिट नहीं, यानी बैंक में क्रेडिट नहीं किया गया, तो खामोखा कैशबुक तुमने बढ़ा लिया है, तुमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब ना जाके मैच करेगा, तब ना जाके मिलेगा। तो बताओ इसका अमाउंट किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। देखो सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने एग्जांपल में रखा है। अब इसके बाद आइए थर्ड वन। कई बार क्वेश्चन आपको बोलेगा कि चेक या चेक की जगह मैं थोड़ा वर्ड यूज कर चेंज, अमाउंट डायरेक्टली deposited into bank by a customer which was not recorded
इन कैश बुक, वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। अब देखो वैसे क्वेश्चन आपको अधूरा नॉलेज भी, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक इतना ही लिख के छोड़ सकता है भाई कस्टमर, तो आपको अंडरस्टूड मान लेना होगा कि अच्छा इसका मतलब है कि अगर डायरेक्टली बैंक में जमा कराया गया तो पासबुक तो पक्का है अपडेट हो गया होगा, लेकिन कैश बुक अब भाई कोई, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि हाँ आपका अमाउंट ड्यू हो गया है, आपका इंस्टॉलमेंट आप फी पे कीजिए। आपने कहा अच्छा सर, हाँ पापा को जाके बोलते हैं। आप पापा को बोले, पापा ने बोला ओके ठीक है हम पेमेंट कर देते हैं। कहाँ पेमेंट करना है? तो हाँ ये सर का फोन पे नंबर है या ये सर का क्यूआर कोड है। पापा ने लिया क्यूआर कोड पे कर दिया। अब बताइए पेमेंट डायरेक्टली बैंक में जा चुका है, हमें पता चला क्या? ठीक है, मिंटू जी 2 दिन बाद फिर आपको टोकते हैं, कह रहे फीस पे नहीं हुआ, तब आप बताते हो अरे फीस पे तो कर दो, हम 2 दिन पहले कर दिए। आज ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो भाई हमें खबर नहीं है ना। तो कई बार कस्टमर क्या करता है, डायरेक्टली बैंक में पे कर देता है। तो डायरेक्टली बैंक में पे किया तो पासबुक तो बढ़ गया, बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, पर हमें पता ही नहीं चला, तो हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में बताइए डिफरेंसेज आ सकते हैं। तो इस डिफरेंसेज के लिए बताओ क्या करना चाहिए भाई? हाँ जी वेरी गुड, बताओ। देखो ऑनेस्टली बताना, नहीं समझ में आए तो हाथ उठाओ कि सर मैं नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ सर प्लस करे या माइनस करे, मैं फिर उसको अलग से समझाऊंगा। एकदम दिमाग खोल के आप इस चीजों को फील कीजिए कि भाई डायरेक्ट बैंक में जमा हो चुका है पैसा, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, लेकिन हमें पता नहीं था तो हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो बताइए हमारा कैशबुक का बैलेंस घटा रह गया। तो बताइए गलत कैशबुक तुम हो, इस बात तो जेन्युइन में भी गलत है। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए, इसको प्लस करना चाहिए। तो यहां पे हम प्लस में इस आइटम को लिखेंगे। बताइए ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं टाइमिंग डिफरेंस के रीजन है, सब टाइमिंग डिफरेंस वाला हम ले रहे हैं। चेंज कर दो पेज। आइए ये हमारा रुपीज रुपीज, मैं लिख देता हूं ये किस कौन सा चल रहा है, प्लस और ये माइनस। ठीक, आइए देखिए इंटरेस्ट कितना पॉइंट तक हुआ था, ठीक 4। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब पहले एक बात क्लियर कर दे, कुछ वर्डिंग्स को हम क्लियर कर देते हैं कि देखिए बैंक जो है वो इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट की बात करें तो 2 तरह का लैंग्वेज यूज करेगी, एक अलाउड और एक होगा चार्ज। तो इसका मतलब समझिएगा कि कभी भी कोई चार्ज करती है इसका मतलब आपसे पैसा ले रही है, अलाउ करती है इसका मतलब आपको पैसा दिया। तो अगर हम लिख रहे इंटरेस्ट अलाउड तो इसका मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में बैंक ने इंटरेस्ट दिया। और यहां पे चार्ज वर्ड अगर यूज कर दिया तो बैंक ने इंटरेस्ट लिया। देखो हिंदी में लिखने में बिल्कुल मत कतराना, इसको सब कीवर्ड को लिखना। कुछ बच्चे तो सर हम इंग्लिश मीडियम कैसे हम वर्डिंग है रे भाई, आपने समझने के लिए जहां जरूरत पड़े, लॉ में तो खूब जरूरत पड़ेगी कि लॉ को सब इंटरप्रेट करने समझने के लिए कीवर्ड में कहीं कहीं बहुत जगह हिंदी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी तो आप लोगों का लिटरेचर इतना आप आराम से चीजों को लिखेगा, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। क्या अलाउड का मतलब है कि बैंक ने हमें पैसा दिया है,
चार्ज का मतलब बैंक ने हमसे लिया है। ठीक है, लिख लिया बेटा, आइए देखिए। तो यहां पे बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। तो फिर ध्यान से समझिए कि इसका मतलब ब्याज दिया, आपने खाते में कुछ पैसे वैसे जमा किए होंगे, ठीक, तो उस पे कभी कभी बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। तो अगर उन्होंने इंटरेस्ट दिया तो ध्यान रखिएगा, बैंक आपके घर पे नहीं आती कि आपका दरवाजा खटखटाएगी, तो कहेगी सुनिए आपके खाते में इतना पैसा था ना, उस पे इतना ब्याज बनता, हाँ ये ले लीजिए आप ब्याज। नो, वो बिना पूछे डायरेक्टली क्या करेगी, आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगी उतने रुपए से। बहुत होगा तो बाद में एक मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ है, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो भी हो। तो देखिए कई बार क्या होता है कि वही इंटरेस्ट अलाउ किया, वो तो डायरेक्ट डाल दिया, अब हमारी मैसेज पे नजर नहीं पड़ी, हम ध्यान नहीं दिए, तो इसका मतलब क्या, पासबुक बढ़ चुका है। बैंक का मतलब पासबुक बढ़ चुका है और कैशबुक अभी तक नहीं बढ़ा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, ध्यान ही नहीं दिया हमने। तो बताइए अब हमको क्या करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अगर ये समझ रहे हैं तो और कुछ नहीं है बीआरएस में। लेकिन आइए चलिए ठीक इसका उल्टा, कि इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय, कई बार ओवरड्राफ्ट वगैरह करते हैं हम लोग, तो उसी के लिए इंटरेस्ट लेती है बैंक हमसे। तो इंटरेस्ट चार्ज किया, तो चार्ज भी करेगी तो आपसे मांगने नहीं आएगी कि हाँ भाई इतना ब्याज बनता है दीजिए, वो आपके खाते से काट लेगी। तो डायरेक्ट आपका खाता कम हो चुका और आपको खबर नहीं है। बताइए पासबुक बढ़ा होगा कि घटा होगा, पासबुक तो घट गया होगा, चार्ज किया है तो उतना आपका खाता में पैसा घट गया होगा। तो कैशबुक को हमको भी क्या करना चाहिए, घटा लेना चाहिए। तो बताओ कहां लिखूं मैं, ले जी माइनस में लिख दिए। आप बता रहे हो मैं लिख रहा हूं, बस यही पॉइंट को समझना कि आप उसको प्रैक्टिकली फील करो कि एक हमारा कैशबुक है और एक हमारा पासबुक है। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ा होगा, पासबुक बढ़ा रह गया होगा या पासबुक घट गया होगा। अगर पासबुक बढ़ गया होगा तो हम अपना कैशबुक बढ़ा लेंगे, और अगर पासबुक घट गया होगा तो हम अपना कैशबुक क्या करेंगे, घटा लेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलो एक और पॉइंट नंबर 6, अब ये आप हैंड रेज करके बताइएगा अगर आप समझ पा रहे हैं तो। बैंक चार्ज डेबिटेड बाय द बैंक। एक बच्चा कह रहा है, अब कौन कौन इस पॉइंट को समझ रहा है, वेरी गुड, 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो समझ रहे हैं इस पॉइंट को, कि बैंक चार्ज डेबिट किया गया बैंक द्वारा, तो इसको हमें प्लस करना चाहिए या माइनस, समझ रहा है वो हाथ उठाए। चलो और बच्चा हो गया, 4-7, वेरी गुड, एक इधर से भी 8, ठीक, बहुत बढ़िया। बोल बेटा तुम क्या, निपुण, सबका कहना यही माइनस, वेरी गुड बेटा, मजा आ गया। मतलब इनिशियल इतना अच्छा आप, अगर मैं तो मान के चल रहा हूँ अभी पुराने पाप सब माफ, पहले क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। अगर आज के डिस्कशन से आप इसको समझ रहे हैं तो वेरी वेरी गुड। देखिए ना बेटा, वही आप बैंक ने चार्ज किया, चार्ज का मतलब ही हम समझा दिए आपको कि पैसा काट लिया होगा। तो पैसा काट लिया होगा तो बताओ पासबुक घट गया होगा ना। तो जब पासबुक घटा तो हमको कैशबुक को भी क्या करना चाहिए, घटा लेंगे। इतनी बात तो समझनी है हमको। बताओ अब सबको समझ में आया कि नहीं आया ये बात, ठीक। ध्यान से देखो पॉइंट को कि इसका क्या असर पड़ा होगा। हिंदी समझना है तो क्या आपके क्वेश्चन में हिंदी भी रहेगा, उससे मतलब नहीं है, आप मेरे से पूछो सर ये क्या कहना चाहता है एक बार बताइए। इसलिए मैंने थोड़ा बता भी दिया कि भाई उन्होंने बैंक चार्ज को किया है, बैंक ने डेबिटेड। एक और हिंट दे रहा है आपको कि पासबुक डेबिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है,
पैसा घट रहा है। बैंक अगर डेबिट कर रहा है तो इसका मतलब पैसा घट रहा है। बताओ, ये वर्ड पकड़ रहे हैं ना, कि अगर बैंक आपके खाते को क्रेडिट करेगा तो पैसा बढ़ रहा है, और बैंक अगर आपके पैसा को डेबिट करेगा तो पैसा घट रहा है। इस पे भी, ये भी एक क्लू है। तो इसका मतलब बैंक में पैसा घट गया तो कैश बुक, गलत तो तुम ही हो ना, चलो ठीक करो, तुम क्या कर देना, माइनस कर देना। एक लास्ट हम ले रहे हैं इसमें। फिगर नहीं खोले हुए हैं तो मैं अमाउंट वर्ड यूज कर रहा हूं। अमाउंट wrongly, amount wrongly credited by the bank, amount wrongly credited by the bank। अब देखिए, ये एक पॉइंट हमने बताया था कि डिफरेंसेस के तीन मेन बेस, एक टाइमिंग डिफरेंस, एक एरर इन कैश बुक, और एक एरर इन पासबुक। क्या आप बता पाएंगे ये जो सातवां पॉइंट सर आप डाले हैं वो तीनों में कहां फॉल करेगा? वेरी गुड, इट इज अ केस ऑफ एरर इन पासबुक, क्योंकि क्लियरली बता रहा है कि भाई बैंक ने गलती से इसको क्रेडिट कर रखा है। स्पष्ट है कि बैंक ने, इट इज अ प्रॉपर केस ऑफ एरर इन पासबुक। लेकिन बताओ, क्या मैं यहाँ पासबुक ठीक करूं? नहीं, यहाँ तो मुझे रिकॉन्साइल करना है, और हर कंडीशन में हमने कहा कि गलत कैश बुक तुम ही हो। तो बताओ, अगर अमाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है बैंक में तो पैसा बढ़ा होगा कि घटा होगा? निश्चित बढ़ गया होगा, गलती से ही सही, पर पैसा तो बढ़ गया है। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वेरी गुड, कैश बुक को भी बढ़ा देना चाहिए, और कैश बुक को हम क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे। लो जी, प्लस करो। ठीक है, तो अब आइए देखिए, मान लो ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, धीरे धीरे आगे हम सीखते चलेंगे। मोटा मोटी तौर पे देखिए, हर एग्जाम्पल को रटा नहीं जा सकता, उसको समझने की। हाँ बेटा, हाँ, बिल को, अच्छा बिल को लाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बिल को अभी हम लोग लाएंगे, अभी अलग से कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसमें भी बिल को ले आएंगे। अब तो प्रॉपर बिल पढ़ना भी है आप लोगों को, तो और ज्यादा क्लियर होगा वो चीज, ठीक है। अब ये दोनों को हम टोटल करेंगे, ये दोनों टोटल मैच नहीं करेगा, तो जितना डिफरेंसेज होगा उतना आपका, जैसे प्लस साइड आपका बढ़ा हुआ रहेगा, निश्चित रूप से प्लस साइड ये ज्यादा होगा, क्योंकि आपका बैलेंस एज पर होगा। मैं नॉर्मली की बात कर रहा हूं, अगर कम हो गया तो इसका मतलब हो गया कि उल्टा आपका रिवर्स बैलेंस, ओवरड्राफ्ट चला गया पासबुक। तो यहां पे देखिए, हम लास्ट में लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस अमाउंट यहां लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो और ज्यादा अमाउंट के साथ डिफरेंस को क्लियर करेंगे। बताओ, समझ आ रहा है? ठीक। तो इस तरीके से हम बैंक रिकॉन, एक फॉर्मेट है, इस तरीके से हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन हाँ, इस फॉर्मेट में हमने क्या किया था, हमने कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट रखा था। लेकिन आइए, अब हम बात करते हैं केस टू।
केस 2, when balance as per passbook taken as स्टार्टिंग पॉइंट। अब भी इस बार बोलो, हम लोग किसको स्टार्टिंग पॉइंट लिया? पासबुक को। तो अगर आप पासबुक को स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो देखिए फिर हमारा जो फॉर्मेट दिखेगा वो कैसा दिखेगा? बैंक, मैं यार चाहूँ तो फिर से लिख लेना, ये सब किसकी बात कर रहे हैं हम, सब फॉर्मेट है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट, भाई जिस डेट को लेना हो वो डेट ले लीजिए, फॉर्मेट वही। पर्टिकुलर्स, द प्लस आइटम और इधर माइनस आइटम, रुपीज रुपीज। ठीक, अब देखिए चूंकि हमने पासबुक को हमने स्टार्टिंग पॉइंट माना है तो इसका मतलब तय है कि आपके क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस गिवन होगा और वो सबसे ऊपर में आपका लिखा जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ही वही है, बैलेंस एज पर पासबुक। मैं मान के चल रहा हूं कि क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो फेवरेबल हो गया, तो इसलिए वो किस में होगा? प्लस में होगा। अब इस बार ध्यान रखिएगा कि सोच बदलेगी। पिछली बार कैशबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था तो हर डिफरेंसेस में हमने कैशबुक को गलत माना और उसके अकॉर्डिंग रिकॉन्साइल किया। इस बार पासबुक को गलत मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम रिकॉन्साइल करेंगे। इस बार हर डिफरेंसेस के रीजन में, चाहे वो रीजन में गलत जेन्यूनली कैशबुक हो पासबुक हो, टाइमिंग डिफरेंस उससे कोई मतलब नहीं हमें, हर डिफरेंसेस के लिए पासबुक तुम गलत हो तुम्हारे उसके अकॉर्डिंग ठीक करेंगे। और इसीलिए सब कुछ मैं वही पॉइंट लेने वाला हूं। जैसे इसमें मैं पहला लूंगा कि चेक इशूड, डिफरेंसेस के रीजन में कुछ नहीं फर्क होता, वही सब कारण सब यहां पे भी दिखाएगा। चेक इशूड बट नॉट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। आप अगर इसको केस 1 से कोरिलेट कीजिए तो पहला पॉइंट हमारा उसमें भी यही था, लेकिन इस बार सोचने का अंदाज बदलिए। इस बार पासबुक तुम स्टार्टिंग पॉइंट हो, इसका मतलब है कि चेक इशू हुआ तो कैशबुक घट चुका होगा, लेकिन पासबुक तुम अभी तक घटे नहीं हो तो गलत इस बार तुम हो। तो इसलिए बताइए हम क्या करें? पासबुक तुमको हम घटा देंगे। पिछली बार गलत हम कैशबुक के मान के चल रहे थे तो कैशबुक तुमको हमने बढ़ा दिया, इस बार पासबुक तुम गलत हो तो इसलिए हम तुमको क्या करेंगे? घटा देंगे, तुम माइनस में हो जाए। सिंपल अप्रोच में बच्चा ये समझ लेता है कि वहां जो प्लस था ना यहां माइनस कर लेना, यहां जो माइनस था वहां प्लस कर लेना। ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, ये क्लू के रूप में यूज कर लीजिए। लेकिन भाई अभी तो हम जेन्युइनली समझ रहे हैं,
इसलिए मैं चाहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग भी आपका ठीक हो। और एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास अगर उतना नहीं है तो हमारा सबसे ज्यादा क्लियर कैशबुक वाला होता है। तो हमारा माइंड में ये प्रोसेस काम करता है कि अच्छा कैशबुक में क्या होता था, प्लस इसमें माइनस कर दो, जैसे भी हो हमारा रिजल्ट ठीक होना चाहिए। तो ये इसलिए उस तरीके से भी सोच सकते हो, नहीं तो बताइए जो जेन्यूनली सोच का तरीका होता है वो अंडरस्टैंडिंग का वो यही होता है कि पासबुक तुम गलत हो, ठीक इशू हुआ होगा तो कैशबुक घट चुका होगा, पासबुक तुम नहीं घटे हो चलो तुमको घटा देते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। केवल चेक डिपॉजिटेड भी लिख देगा तब भी समझे कहां जमा कराया होगा, बैंक में ही ना कराया होगा, ठीक। बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय, नॉट येट क्रेडिटेड भी लिख देंगे तब भी बात खत्म है, लेकिन लिख दो बाय द बैंक। अब आइए देखिए, चेक डिपॉजिट करा, कैशबुक बढ़ गया, लेकिन अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, यानी पासबुक तुम नहीं बढ़े हो, तो इस बार गलत कौन है, तुम हो, तो तुम बढ़ाओ। तो बताइए क्या करूं मैं इसमें, प्लस कर दीजिए। तो अभी मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ये सोचो कि वहां क्या था और यहां क्या नहीं, तो फिर वहां गड़बड़ तो यहां भी गड़बड़ हो जाएगा। इसको एकदम फ्रेश परसेप्शन से सोचिए इसको। फिर आइए उसमें थर्ड पॉइंट हमने लिया था कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इतना भी लिख दे तो काफी है, जरूरी नहीं है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि विच वॉज नॉट, कैसे है कि इंटर्ड इन कैशबुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, ऐसा वो बोल भी सकता है और नहीं भी बोले तब भी समझ जाइएगा। तो डायरेक्टली बैंक में जमा हुआ तो इसका मतलब पासबुक क्या हो गया, बढ़ गया, कैशबुक नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा तो बोलो पासबुक को क्या करूं, माइनस कर दो सर, ऐसा तो नहीं कि पासबुक को और बढ़ाओ, ठीक। तो पासबुक को हम क्या ठीक कर रहे हैं, क्या करेंगे आप, माइनस कर दीजिए और देखना उसमें प्लस होगा। हो गया, आइए ये रुपीज रुपीज हेडिंग दिया ही हुआ है, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस। नंबर 4, इंटरेस्ट अलाउड वाला पॉइंट था ना उसमें, तो यहां पे भी हम वही लिखते हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। केवल इंटरेस्ट अलाउड भी लिख देगा तब भी समझना कौन अलाउ करेगा, बैंक ही करेगा। बताइए क्या करना चाहिए, वेरी गुड, इंटरेस्ट अलाउड करके पासबुक बढ़ चुका है, कैशबुक तुम नहीं बढ़े हो, तो नहीं बढ़े हो तो अच्छा जाओ ना बढ़ाओ उसको, अरे यार तब तो रिकॉन्सिलेशन, अभी हम ना कैशबुक को टच कर रहे हैं ना पासबुक, हम तो रिकॉन्सिलेशन पे बैठे हुए हैं। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग गलत तुम्ही को ठीक करना पड़ेगा। पासबुक तुम बढ़ चुके हो और कैशबुक नहीं बढ़ा, तो मिलान करने के लिए, रिकॉन्साइल करने के लिए हमको तुमको घटाना पड़ेगा। तो बताओ क्या करना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। आइए नंबर 5, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। अब तो सबको समझ में आ गया होगा, बोलो बोलो क्या करूं, वाह कितना अच्छी बात है, लीजिए जी प्लस कर लीजिए। ठीक है,
इसके बाद बताइए पॉइंट नंबर 6 में क्या था उसमें, बैंक चार्ज। लो जी हमने लिख दिया बैंक चार्ज। मैं इतना ही लिख दूंगा तब भी बाकी पूरी कहानी आपको समझ आ जानी चाहिए। बैंक चार्ज किसने किया होगा, बैंक ने चार्ज किया, तो मतलब पासबुक घट चुका होगा। कैशबुक नहीं घटा, बताओ तुमको क्या करना चाहिए। वेरी गुड, वाह बहुत बढ़िया, प्लस कर दो। हर आइटम को, ऐसा नहीं है ये तो चलो ठीक है, प्रैक्टिस में आ जाता है तो जल्दी हो जाता है। अदरवाइज आपके पास पहला बार भी आया, अब इसके बाद में चार्ट के बाद एक दो पॉइंट मैं रखूंगा आपके सामने, फिर देखूंगा कि आप क्या कर पा रहे हैं इसको। आप उस पॉइंट को सोचिए कि क्या असर पड़ा होगा, और स्टार्टिंग में कौन है उसके आधार पे आप बात कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। और भी कोई पॉइंट था क्या उसमें, हाँ चलो एक और था, नंबर 7, अमाउंट wrongly credited by बैंक। गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो क्रेडिट का मतलब ये बात समझ आ रहा है कि बढ़ा दिया होगा। बैंक ने हमेशा याद रखिए, डेबिट किया तो घटा होगा और क्रेडिट किया तो बढ़ा होगा। तो गलती से क्रेडिट बढ़ा दिया, बताओ क्या करूं। ठीक है जी, वैसे भी तुम ही गलती किए हुए हो, ठीक, माइनस कर दीजिए। इस बार फिर हम लोग क्या करेंगे, और कुछ नहीं है तो इतने पे हम टोटल करेंगे। निश्चित ये टोटल मैच नहीं कर, सेम नहीं होगा ये, तो जितना का फर्क आएगा, अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, क्योंकि क्रेडिट से या प्लस है, तो हमारा वो जो भी ज्यादा होगा इधर ही ज्यादा होगा आपका। डेबिट से डेबिट नहीं कह सकते हम उसको, क्या कह सकते हैं, प्लस आइटम ज्यादा होगा। तो बताइए इधर हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक इधर कम पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा ये डेबिट हो गया। हाँ हाँ बेटा, ये ये अमाउंट कम है, तो कम के नीचे लिखा जाता है। हाँ बेटा, बेटा हमने फिर बोला ये प्लस आइटम और माइनस आइटम, इट इज नॉट डेबिट और क्रेडिट। समझ आई बात, क्योंकि देखो ना, ये क्रेडिट बैलेंस तो आपका प्लस में आ रहा है आपका, तो प्लस आपका अगर ज्यादा होगा तो बताइए ना, तो ये माइनस में आपका, तो जितना कम पड़ रहा है उतना हम ले लिए हम उसको। ठीक है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी चीजें। क्रेडिट का अगर प्लस ज्यादा है, पासबुक का क्रेडिट प्लस ज्यादा है, तो निश्चित रूप से बताइए वो पासबुक का कैशबुक का डेबिट होगा फिर आपका। और अगर पासबुक का माइनस ज्यादा होता, तो इसका मतलब पासबुक डेबिट में जा रहा है वो, तो फिर कैशबुक आपका किधर हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है आपका। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो हमने वही कहा, ज्यादा डेबिट क्रेडिट में हम कम उलझते हैं, हम प्लस माइनस पे चलते हैं। भाई उसका बढ़ गया होता है इसका भी बढ़ा दो, उसका घट गया होता है इसका भी घटा दो। किसी भी आइटम में बताइए कोई समस्या है आपको। अब आप जब आगे शायद 11 में पढ़े होंगे कि तो हम लोग इसके 4 केसेस बनाते थे। एक वही कि बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, और एक फिर बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट अनफेवरेबल का, फिर एक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, फिर बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट अनफेवरेबल का। मैंने कहा अब आप मैच्योर हो चुके, आप 2 केस काफी है। कहा सर अगर बैलेंस एज पर कैश बुक अगर सर क्रेडिट हुआ तो, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट हुआ, हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये केस 1 है ना, बस पहला लाइन यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये जैसे ही सीआर हुआ तो और कुछ नहीं, सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस ये उठ के कहां चला आएगा, यहां चला आएगा, बस इतना ही का फर्क होगा। बाकी एड लेस सब वही होगा। अब एड लेस में बस इतना सावधानी आपको रखना है कि अगर सर हम लिखते हैं -4 +1, तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, -3 रहना चाहिए। इतना बस ध्यान रखना है आपको। अब ऐसा मत करना कि हाँ -4 +1, हाँ सर 5 आ गया, ये नहीं होना चाहिए बस।
इतनी सावधानी रखनी है आपको, तो बताइए अलग से फिर केस 3 केस 4 बनाने की जरूरत है क्या? केस 1 केस 2 काफी है, वो 2 केस में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बैलेंस अगर फेवरेबल दिया तो प्लस में रखना, अनफेवरेबल दिया तो माइनस में रखना, बाकी एडलेस तो वही होगा आपका। ठीक है, अब चलिए एरर को ठीक से संभालना है हमें। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं, आइए देखते हैं आप उसको संभाल पा रहे हैं या नहीं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज जो भी हो 10,000। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, लिख लिया। अब इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, चेक डिपॉजिटेड बाय द, चेक डिपॉजिटेड into bank but bank wrongly, बैंक एक अमाउंट भी डाल देते हैं, चेक फॉर रुपीज 2,000 but bank wrongly debited with rupees 20,000। सब अब बनाएंगे आप लोग, कोई बताएगा नहीं। अब जो क्वेश्चन है यही है, क्वेश्चन आपको मिल चुका है। अब आप बैंक रिकॉन्सिलेशन साथ साथ आप नोट कीजिएगा मेरे, स्टेटमेंट है एज एट, जो भी डेट है डेट नहीं दिया हुआ है हमारा, ये पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, रुपीज रुपीज। हमने भाई लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000, चेक डिपॉजिटेड बट wrongly recorded by बैंक। आपको ये लाइन ना समझ में आए तो पूरा का पूरा यही कॉपी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट भाई हमारा प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए। अब सब बच्चे इतना नोट करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और दिमाग लगा के बताओ कि यहाँ प्लस में होना चाहिए माइनस में होना चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए। सब बनाओ कॉपी पे, कोई बताएगा नहीं, सब कॉपी पे बनाओ, इस अमाउंट को भरने की कोशिश करो, और जो जो बना ले वो हाथ उठाएगा। अगर ये बना लिया तो
तो 100% श्योर हो जाएगा कि आप बीआरएस का क्वेश्चन सीए फाउंडेशन का बना के आओगे। चलिए, एक बच्चा, दो बच्चा बनाया, 3 4 5 6 7 8, वाह। हो गया? चल बाबू बताओ क्या करूं मैं। -20,000, इनका कहना है कि सर आपको यहाँ -20,000 करना चाहिए। बहुत बढ़िया। इधर से कौन थे? हाँ बोल बेटा, क्या करूं? मतलब ठीक है ये, ठीक। बोल बेटा तुम बताओ। -22,000। बोल बेटा। हाँ। निपुण। आशीष। 20,000। आंसर दो भाग में, हालांकि मेजोरिटी हमारी हर्ष। 22। आंसर दो पार्ट में बट रहा है। ऐ समीक्षा बोल तू कुछ। 22,000 माइनस वो। अपने आप को एग्जेम्प्टेड मत मानिए आप लोग, एकदम देखो गलत सही हमको डिस्कशन में। देखिए ये क्लास ऐसे चल रही हो, आप मान के चलो हम लोग बातें कर रहे हैं आपस में। ऐसा नहीं सर आपको पढ़ाना है, हमको पढ़ना है, हमसे तो पूछना भी मत, हम लोग बातें कर रहे हैं एकदम। क्लास का माहौल ये होना चाहिए, नहीं तो 2 घंटा झेलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 2 घंटा आप ये मान के चलो हमारे बीच बातें चल रही है, तो सर 2 घंटा कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप एकदम पढ़ने पढ़ाने वाला अप्रोच में, तो भाई अभी तो आप 2 घंटा बैठ पा रहे हो वही बहुत है। अभी तो वही आदत नहीं है आपकी, ठीक है। इसीलिए आप मान के चलो हमारे बीच बातें चलिए, गलत सही जो भी हो आप अपना पक्ष रखिए। तो चलिए, दो तरह की बात आ रही है, 22,000। लेकिन एक चीज में तो दोनों कॉमन है कि -20,000। जब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था, उस क्वेश्चन फ्रेम करते समय ही निपुण ने कहा कि सर कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने कहा गड़बड़ तो कर ही रहे हैं हम, मिस्टेक का कोई लॉजिक नहीं होता, वो तो गड़बड़ कर ही रहे, उसी को तो ठीक करना है आपको। तो एक एक्सपेक्टेशन था सर कम से कम डेबिट के ही तो ठीक रखो। यहां 2,000 की जगह 20,000 लिख दिया, लेकिन कम से कम क्रेडिट तो करो सर उसको। लेकिन मिस्टेक का कोई लॉजिक नहीं होता, तो ये बात समझिए, इसमें डबल मिस्टेक है। एक तो 2,000 का 20,000 किया वो अलग, और अगर डिपॉजिट करा है तो बैंक को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था। लेकिन बैंक ने क्या किया है? डेबिट कर दिया है। कमाल की बात है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य। ये बच्चा तो अभी 10th पास करके 11th में आया, मतलब माइंड ब्लोइंग। वो इस चीज को, वो डेबिट क्रेडिट नहीं समझता होगा अभी, तो मैं तो कहूँ कि थोड़ा अर्लियर होगा, लेकिन इसकी जीत है कि नहीं सर मैं करूंगा, और रियल में ये तो बच्चा कर जाएगा। एकदम सही पकड़ा बेटा। आप 20 तो ठीक कर रहे हो कि गलत आया है, तो ठीक है भाई 20 ठीक है, गलत आया है तो आप उस 20 को ठीक कर रहे हो, लेकिन वो 2,000 इसको क्यों छोड़ रहे हो? यानी जेन्यूनली सोचो क्या होना चाहिए था कि चेक डिपॉजिट करा तो कैशबुक 2,000 से बढ़ा होगा, तो पासबुक तुम भी 2,000 से बढ़ाना चाहिए था तुमको। तुमने अगर कुछ नहीं किया होता तो हम 2,000 से घटा देते, तो वो 2,000 से घटाना एक बात। और तुम तो कमाल की हो यार, तुम तो 20,000 रुपया से उल्टा मेरे खाते को घटा दिए हुए हो। तो उस 20,000 को तुम जो गलती घटाए हो, अभी तो गलत कैशबुक हम ही है, तो उस 20,000 से तो पहले हमको वो माइनस करना पड़ेगा। तो ये 20,000 जीरो हुआ। लेकिन जो 2,000 रुपया और भी तो हमको बताइए, जो क्रेडिट करना था वो भी तो छूटा हुआ है। तो इस कारण से बताओ बेटा, यहां पे 20,000 लेंगे
तो जीरो पर पहुंचेंगे, और ये जो दो छूटा हुआ है तो उसका भी प्लस 2000 लेंगे, और इसलिए बताइए यहां पे कितना होना चाहिए, माइनस में 22,000। तो अच्छी बात है कि मेजोरिटी हमारी इस बात को समझ रही है, और जो इसको पकड़ लिया, मैंने इसके लिए कोई अलग से बात नहीं की थी अभी, तो इसका मतलब है कि आप चीजों को बेहतर समझ रहे हैं। बताइए ठीक है। तो चलो ना, अभी धीरे धीरे हम लोग वार्म अप करेंगे। अब आप इस लायक हो चुके हैं कि इसके कुछ क्वेश्चंस कर सके। एक मैं लास्ट एग्जांपल रखूंगा, उसके बाद मैं आज की क्लास को समअप करूंगा। ठीक, एक एग्जांपल टू दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31st March 2025, रुपीज 10,000। इन्होंने कहा इंफॉर्मेशन, चेक issued rupees 2,000 on 27th of March 2025, but presented for payment on 2nd April 2025। अब देखो बेटा, हम जो बीआरएस बनाएंगे किस डेट को बनाएंगे, एज ऑन 31st March 2025 को। ये प्लस आइटम, ये माइनस आइटम। रुपीज रुपीज, देखो यहां पे आपका बैलेंस एज पर कैश बुक आपका दिया हुआ है 10,000। अब इस पॉइंट को बताइए, क्या बीआरएस का पार्ट बनेगा ये? तो पहला एंगल देखिए कि सर चेक इशू हुआ है, तो दूसरी तरफ बोला बैंक में प्रेजेंट भी तो हो ही गया है। अभी तक तो हम पढ़ते हैं नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तब ना, ये तो प्रेजेंट हो ही गया। तो यहां पे भी लेकिन देखिए थोड़ा टाइमिंग पे भी ध्यान रखना है आपको। आप जो बीआरएस बनाने बैठे हो वो किस दिन बैठे हो, 31 मार्च 31st मार्च 2025 को। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि 31st मार्च के बाद यदि कुछ हो रहा है तो वो ना होने के बराबर है। हम तो 31 मार्च को बैठे, हम तो आज तक की बात करेंगे ना। इसके बाद अगर आपने कुछ किया तो आज की डेट में हम कैसे उसको कंसीडर करें? तो 31 जिस डेट को आप बीआरएस बना रहे हो उस डेट के बाद यदि कुछ होता है तो आप मान के चलिए वो ना होने के बराबर है। तो इसी कारण से बताइए ये 2 अप्रैल को डिपॉजिट, सॉरी प्रेजेंट जरूर होगा पेमेंट,
माइनस हुआ होगा, लेकिन 2 अप्रैल को, 31 मार्च को हुआ होगा क्या? तो 31 मार्च को तो रिकॉन्साइल करोगे ना आप। तो बताइए क्या करना चाहिए मुझे? प्लस करना चाहिए 2000। लेकिन एक और पॉइंट देखिए, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ₹5,000 on 25th March 2025, but credited by bank on 29th of March 2025. बताइए क्या करना होगा? वेरी गुड भाई, आप लोग तो सच में बड़ा हमको अच्छा लग रहा है कि इनिशियली आप लोग पे लगता है कि एकदम परिपक्व है हो आप लोग। अब अच्छा, टाइमिंग डिफरेंस है लेकिन दोनों डेट 31 मार्च के पहले है। तो दोनों डेट 31 मार्च के पहले है, तो बताइए क्या मिसमैच होगा क्या 31 मार्च को? भाई ठीक है, 2 दिन बाद ही सही, लेकिन 31 मार्च से पहले तक तो उधर भी आपका कैशबुक भी प्लस हो चुका है और पासबुक भी प्लस हो चुका है। तो 31 मार्च में क्या रिकॉन्साइल का पार्ट बनेगा? तो देखिए इसका ये बीआरएस में नहीं होगा, नो एंट्री, नो एंट्री बीआरएस। बताइए समझ आ रहा है? इसमें कुछ नहीं, बीआरएस में कुछ नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो चलिए आइए, आपको कुछ नोट्स दिया गया होगा। ये एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन हम लोग देख रहे हैं। देखिए एक इलिस्ट्रेशन नंबर 1, ये आपका नेक्स्ट क्लास में बुक मिलेगा, उसमें आपको ये दिखेगा कि जरा रीड करें आप लोग। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 आपके बोर्ड पे दिख रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्लास आपके बुक में ये दिखेगा, ये बुक का पेज मैंने लिया है कि इन्होंने कहा है कि एक बीआरएस बनाना है। नीचे दिए गए आपको डिटेल्स से, डिटेल्स में क्या है? सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक है ₹2,40,000, और उसके बाद बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर अमाउंट ₹1,36,000। बोलो कर सकते हो आप लोग? नेक्स्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट ₹90,000। बताइए, बैंक चार्ज अमाउंटेड टू ₹300, अभी हम लोगों ने देखा है। वेरी गुड, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंटेड टू ₹1,250, जो भी हो। तो देखिए इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया था, हमेशा याद रखिए। अभी तक मैं अलाउड वर्ड यूज कर रहा था, इन्होंने क्रेडिट वर्ड यूज कर दिया। तो बैंक ने क्रेडिट किया होगा तो बताओ पैसा बढ़ा होगा घटा होगा? बस ये वर्ड थोड़ा पकड़ के चलिएगा आप लोग, ठीक। द बैलेंस एज पर पासबुक इज रुपीज इतना। देखो अगर पासबुक का बैलेंस दे दे तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप एग्जाम हॉल में ही एश्योर हो जाइएगा कि मेरा क्वेश्चन सही बना या नहीं बना। आप कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए, फिर ऐड बैक कीजिएगा, और ऐड बैक करने के बाद आपका बैलेंस कितना आना चाहिए? 2,86,950 अगर आ रहा है तो सही बन गया इसका मतलब। अगर गलती करोगे तो ये मैच नहीं करेगा, तो वहीं अलर्ट हो जाएगा कुछ गलत हो रहा है। तो हम लोग तो ये मानते थे कि नॉर्मली जरूरी नहीं कि ये पासबुक का बैलेंस दे ही, एक ही बैलेंस देता है, लेकिन अगर दोनों दे दिया तो ये काम आपके लिए फिर और आसान हो जाएगा। तो बताइए इस तरीके से प्लस माइनस आपका हो रखा है। तो देखिए एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो होमवर्क देंगे, कई बार अब ऐसा आएगा कि मैं क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा और इलिस्ट्रेशन होमवर्क दूंगा। कभी मैं इलिस्ट्रेशन क्लास में करवाऊंगा, क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, दोनों का इंपॉर्टेंस आपका उतना ही होना चाहिए। अब आप मेच्योर्ड हैं, इसका मतलब ये ना समझें
कि इलिस्ट्रेशन दिया तो सॉल्यूशन देख के बना लिए, हो गया। 11 12 पर मुझे इस पे भी विशेष ध्यान देना होता है कि इलिस्ट्रेशन के बेस पे ही समझाता हूं मैं बच्चों को, और क्वेश्चन को ज्यादातर मैं होमवर्क में डालता हूं। इलिस्ट्रेशन होमवर्क में दूंगा तो कई बच्चे तो हमारे ऐसे हैं कि खाली इलिस्ट्रेशन बना के आ जाएंगे, क्वेश्चन नहीं बना के आते हैं। कई तो ऐसे भी होते हैं कि सर इलिस्ट्रेशन चूंकि सॉल्व है इसलिए देखा नहीं है, क्वेश्चन बना के आए हैं, और कुछ तो है कि इलिस्ट्रेशन बना के आए। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आपको इलिस्ट्रेशन होमवर्क दूं तो प्रॉपर ऑनेस्टली ईमानदारी से विदाउट देखे कि आपको बनाइए उसको। हाँ, कहीं फंस रहे हैं, जरूरत पड़े देखने की तो देख भी लिया, समझ आ गई बात तो ठीक, नहीं तो पॉइंट आउट किया हम समझेंगे सर से। क्योंकि आपको पता है कि हम जिस ढंग से तैयार करते चलेंगे, जब एग्जाम टाइम आएगा आपका फाउंडेशन का, उस समय मैं स्पेशली आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा कि एक भी अनसॉल्व क्वेश्चन अभी नहीं देखना एट द टाइम ऑफ एग्जाम, जब आपका लास्ट टाइम आएगा उस समय। तो अभी आपके पास जितने भी होंगे, जो कभी मैं इलस्ट्रेशन होमवर्क में दूंगा, क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा, कभी क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा, तो वो दोनों चलेगा अमन। तो ऐसा नहीं है ना कि इलस्ट्रेशन क्वेश्चन को हमको अल्टीमेटली हमारे पास सॉल्यूशन हो या ना हो, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कभी अगर इलस्ट्रेशन भी होमवर्क में देता हूं तो उसको उतनी ईमानदारी से करना है आपको, क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा तो उतनी ईमानदारी से करना है। तो बताइए ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं ना। फिर जरा ऊपर आएंगे हम लोग, तो इसमें देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपके पास टाइमिंग डिफरेंस का है, दिख रहा है वहां पे, वो लाइट ऑफ करना बेटा। अच्छा, प्रोजेक्टर का लाइट ऑफ करो, विजिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा कोई बात नहीं है कि हम थोड़ा, ये तो आज काम चलाने के लिए, और इसका वो लाइट का इशू है, इसको समाना। तो अब सुन लो, इसमें क्या होगा कि टाइमिंग का इशू आएगा। तो इसीलिए हमने कुछ आपको प्रिंट आउट दे रखा है, कुछ प्रिंट आउट दिया है क्वेश्चंस का, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको बुक मिल जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चंस क्या में रहे, तो बताइए उस क्वेश्चंस के बेस आप कि मैं उस क्वेश्चन को मैं आज होमवर्क में डाल रहा हूं, ठीक। ये इलिस्ट्रेशन आपको जब कल बुक मिल जाएगा तो उसमें देखने को मिलेगा। तो आप उस जो क्वेश्चंस में उसमें होमवर्क नोट करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, 4 क्वेश्चन आप करके आएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, 4 क्वेश्चन आप करके आएंगे और बिल्कुल होगा आपसे। टाइमिंग वाला केस का आपने अच्छे से समझ लिया है आपने उन चीजों को, ठीक। तो 1 to 4 आप लोग करके आएंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड।